हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अगले पार्ट को देखते हैं। पिछले 3 पार्ट्स में हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर उसके आगे। 9वां पैराग्राफ है, कह रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटारीज। कह रहा है कि जिस प्रकार से मैंने भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार दुनिया के कई ऐसे लेखक हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के भक्त रहे हैं। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल इसी प्रकार से बखान किया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है और दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। देखिए, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, गांधी जी पूरे जोर शोर से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बखान करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये न लगने लगे कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने सभ्यता का बखान ही कर रहे हैं। तो उस बात का खंडन करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं कि कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिसमें हर एक आदमी ने परफेक्शन यानी कि पूर्णता हासिल किया हो। कह रहे हैं कि हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, यानी सभी व्यक्ति ने संपूर्ण मतलब पूर्णता हासिल कर लिया हो। ऐसी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, लेकिन अब उसमें भी ये देखना है कि जो भारतीय संस्कृति का जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है, वो भारतीय संस्कृति का स्वभाव कैसा रहा है। तो भारतीय संस्कृति का स्वभाव रहा है कि हमारी संस्कृति मोरल बीइंग का अर्थ होता है नैतिकता फैलाने के लिए जानी जाती है, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वह नैतिकता के प्रसार के लिए जानी जाती है। वहीं दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जब हम पश्चिम देशों की बात करते हैं तो इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, तो यानी कि ये जो पश्चिम देश की जो सभ्यता है वह इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता फैलाने के लिए जानी जाती है। फिर उसके बाद में लेखक कहते हैं कि द लेटर इज गॉडलेस, लेटर यानी जो बाद वाला, यानी कि अभी जो लेखक बोले हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये गॉडलेस होता है। जैसे हमारे धर्म में, संस्कृति में अनेकों देवी देवताओं का हम लोग पूजा करते हैं, 33 कोटि के देवी देवता हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो हम जो है अपने कई देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिम देश के लोग तरह तरह के देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, वो सिर्फ गॉड, वो यीशु मसीह को मानते हैं और सिर्फ उन्हीं की पूजा करते हैं। बाकी विशेष उन्हें किसी पूजा पाठ में कोई मतलब नहीं रहता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, लेकिन इसके पहले वाली संस्कृति यानी कि भारतीय देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसमें हम सब भगवान में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, अब कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में देवी देवताओं में विश्वास रखना बहुत आसान है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं और इसे आसानी से विश्वास भी कर सकते हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, यह उनको कहते हैं कि टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर ब्रेस्ट। कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करता है, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बिल्कुल ऐसे जुड़ा रहता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, लिटिल चाइल्ड ना, स्मॉल चाइल्ड जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ के ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट का मतलब होता है सीना, ठीक है। कहते हैं कि जैसे पुरुष का सीना होता है उसको इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं, तो महिला की जो सीना होता है उसको हम लोग जो है ब्रेस्ट कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक छोटा सा शिशु अपने माँ के सीने से चिपका रहता है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेम करने वाले लोग भारतीय संस्कृति से चिपके रहते हैं, ठीक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से चिपके रहते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, 10वां पैराग्राफ में लेकर कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी कि मैं पश्चिम देश की सभ्यता से या फिर पश्चिम देश से हेट नहीं करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ, मैं उनसे नफरत करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर,
लेखक कहते हैं बल्कि हम तो थैंकफुल है। थैंकफुल का मतलब होता है धन्यवाद, कृतज्ञ होना, आभार होना। लेखक कहते हैं कि हम अपने आप को आभारी मतलब महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, वेस्टर्न लिटरेचर है ना, लर्न मतलब होता है सीखना। तो लेखक कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारा चीज पश्चिमी देश की सभ्यता से सीखा है, इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उन्हें जो है धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का, जिसने मुझे ये सिखाया है। क्या सिखाया है? दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं भारत को इसके है ना शिखर पर ले जाना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को शिखर पर ले जाना चाहता हूं, तो लेखक कहते हैं कि इस क्रम में उनका मानना है कि आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मुझे अपने देश की जनता से साफ साफ शब्दों में यह कह देना चाहिए, ठीक है, बता देना चाहिए, दैट आफ्टर ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई सालों का मुझे अनुभव है, और मैं उस सब अनुभव के आधार पर अपने देश की जनता से बेधड़क होकर के, निर्भीक होकर के मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप सब अपने देश को, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को शिखर पर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। लेखक कहते हैं कि मैंने आधुनिक सभ्यता से सिर्फ एक ही सबक लिया है। क्या सबक लिया है? कि यदि हम सब अपने राष्ट्र की संस्कृति को, सभ्यता को शिखर पर ले जाना चाहते हैं, टॉप पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में एट एनी कॉस्ट, यानी हर कीमत पर, हर हाल में पश्चिम देश की सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता को त्यागना होगा। बस में आधुनिक सभ्यता का क्या मतलब है कि वर्तमान समय में जो सभ्यता जो चल रही है वो मशीनरी युग भी बोलते हैं, जहां अधिकांश काम मशीन से हो जाता है। लेखक कहते हैं कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जो खान पान में लोगों का परिवर्तन आ रहा है, पहनावे ओढ़ावे में लोगों का परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, लेखक कहते हैं कि हमें इन परिवर्तन को एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन वास्तव में क्या है, वो आधुनिक सभ्यता वास्तव में क्या है। तो लेखक कहते हैं इट इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, वास्तव में आधुनिक सभ्यता वो भौतिकवाद का, भौतिक सुख सुविधाओं का वर्शिप, पूजा है। यानी कि हमारा सारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? भौतिक सुख और आनंद उठाने पर। उसके बाद में लेखक कहते हैं कि इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, वास्तव में हमारे अंदर ब्रूट का मतलब होता है जानवर, पशु, ठीक है। लेखक कहते हैं कि हमारे सीने के अंदर जो जानवर होता है, जो पशु होता है, ठीक है, उसी जानवर, उसी पशु की पूजा है। यानी आजकल जो है मनुष्य जो है अमानवीय व्यवहार के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, उनमें से मानवता खत्म होते जा रही है, उनका व्यवहार और बर्ताव मानवता से परे रह रहा है। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो सामान्य तौर पे आजकल अधिकांश लोग जो है इंसान की तरह कम और जानवरों की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये उसी की पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, एकदम असीमित भौतिक सुख सुविधा का सागर है, और इस भौतिक सुख सुविधा को भोगने में सभी लोग लगे हुए हैं। बात समझ में आया? आगे कहते हैं एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, अगर आधुनिक जमाने में जो लोग रह रहे हैं, मटेरियल सिविलाइजेशन यानी भौतिक सुख सुविधा भोगने में जो लोग लगे हुए हैं, अगर ये अपने हर एक स्टेप मतलब होता है कदम, एवरी स्टेप, अगर ये लोग प्रत्येक कदम पर कुछ अपने बारे में, ठीक है, अपने जीवन के बारे में, कैरियर के बारे में ना सोचे, तुरंत समाप्त हो सकते हैं, तुरंत नष्ट हो सकते हैं। ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन की हकीकत। एक गलत कदम उठाइए और आप अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। आगे लेखक कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह अनावश्यक हो सकता है, इफ नॉट यूजलेस, यदि अनुपयोगी नहीं है तो, ठीक है। क्या चीज? टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के गुणों को मापना, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। किंतु आजकल जिस प्रकार से लोग पश्चिमी देश की सभ्यता को कॉपी कर रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकर कहते हैं तब जरूरी हो जाता है।
ना चाहते हुए भी आवश्यक हो जाता है कि आप जब दो सिविलाइजेशन के बीच में अगर किसी एक को छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपको एक क्या करना चाहिए कि एक पैमाना रखना चाहिए, माप तौल के देखना चाहिए कि कौन सी सभ्यता है ना बेहतर है, कौन सी नहीं है, एक परख होना चाहिए। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। लेखक कहते हैं ये बात सच है कि पश्चिम के देश के लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का जो है विकास किया है जो सभ्यता वहां के क्लाइमेट को सूट करता है। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, मतलब जिसको हम लोग वातावरण बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि पश्चिम देश के लोग, जैसे कि हम लोग पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि पश्चिम देश के लोग गर्म भोजन के लिए जाने जाते हैं, यानी मांसाहार उनका बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ है कि वो शराब वराब ड्रिंकिंग में भी ज़्यादा ये रुचि रखते हैं। और रीज़न भी है, ठंडा प्रदेश में रहते हैं इसलिए उनको गर्म भोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो शायद लेखक कहते हैं कि वो उनका क्लाइमेट ऐसा है, जलवायु ऐसा है, हमेशा ठंडा प्रदेश में रहते हैं, गर्म भोजन करते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी भी है। तो इस वजह से वो अपना जो है कल्चर डेवलप किए हुए हैं उस परिस्थिति में। सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी अपनी सभ्यता है, और ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमारे कंडीशन को सूट करती है। कंडीशन मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, तो जरा आप समझेंगे कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता है, हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन होते रहता है। कभी ठंडा है तो ठंडा के बाद गर्मी है, फिर बरसात है, फिर वैसे ही जो है ठंडा गर्मी बरसात, तो ये रोटेट होते चला जाता है। तो हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तित माहौल में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति उचित नहीं है कुल मिला जुला कर देखा जाए तो। इसलिए लेखक कहते हैं कि बोथ आर गुड, दोनों सभ्यताएं सही हैं लेकिन अपने अपने जगह पर, ठीक है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन इंडियंस के लिए अच्छी है, उसी तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव फेस, ठीक है। दोनों की अपनी संस्कृति अपने अपने क्षेत्र में सही है, ठीक। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। जो पश्चिमी देश की सभ्यता है, यूरोपीय सभ्यता है, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता। तो इनकी सबसे खास, सबसे विचित्र विशेषता ये है कि इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो मानव है ना, उनकी असंख्य और असीमित इच्छाएं, उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। और लेखक कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की यही सबसे बड़ी खासियत है। ये लोग हर दिन कोई नई मशीन आविष्कार करेंगे, हर दिन नए मशीन का सुख भोगेंगे। लेखक कहते हैं इनकी इच्छाएं कभी रुकती ही नहीं है, ये इंजॉयमेंट की एक धारा में बहते जाते हैं और सिर्फ इंजॉयमेंट को ही लाइफ समझते हैं। लेखक कहते हैं ये सबसे बड़ी खासियत है पश्चिम देश की सभ्यता की। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन वांट्स, ठीक है, अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स। लेकिन लेखक कहते हैं ईस्टर्न यानी पूर्वी देश की सभ्यता, यानी हमारी सभ्यता, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत लेखक कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, नियंत्रण, अंकुश, ठीक है। लेखक कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता में क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं। किस चीज पे अंकुश और नियंत्रण लगाते हैं, तो अपनी इच्छाओं पर, ठीक है। हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते नहीं हैं, हम उन पे काबू पाते हैं। हम अपने मन पे उत्पन्न तरह तरह के विचारों को हम उसे फैलने नहीं देते हैं, हम उसे रोकते हैं, हम उसे बांधते हैं। हम हर इच्छा को या हर इच्छा के अनुसार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे कई इच्छाओं को जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उन्हें हम त्याग देते हैं। लेखक इसलिए कहते हैं कि हम लोग बड़ी स्ट्रिक्टली, कठोरता से हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और साथ ही साथ रेगुलेट करते हैं इसे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम अपने मन पे काबू कर लिए, फिर कल भूल गए कि मैंने शपथ लिया कि भाई हम कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, अनैतिक रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, रेगुलेट करते हैं हम इसे, नियंत्रण निरंतर जारी रखते हैं, इन इच्छाओं पर अपना काबू रखते हैं। The modern or Western inestableness arises really from the want of living faith in future state and therefore also in divinity। और जो पश्चिम देश के लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। इनके असंतुष्टि का कारण क्या है, तो लेखक कहते हैं कि इनके असंतुष्टि का कारण है
कि ये जो बिलीव की बात करते हैं ना, बिलीव मतलब होता है विश्वास, फेथ, फेथ मतलब होता है विश्वास। तो इनका जो फेथ है वो कहते हैं कि ज़्यादा फ्यूचर में नहीं होता है, मतलब ये कल के बारे में अधिक नहीं सोचते हैं, इन्हें सिर्फ आज के बारे में सोचता है कि आज खूब कमा, आज खूब खा, आज खूब ऐश करो, कल का कल देखेंगे। लेखक कहते हैं कि ये जो भविष्य में विश्वास ना होना और देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, देवी देवता होती हैं, इन सब चीज़ों में कम विश्वास और भरोसा होना ही इन्हें सबसे ज़्यादा असंतुष्ट करता है, यानी जो है इनको जो है बेचैन रखता है, परेशान रखता है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं द रेस्ट्रेंट ऑफ द ईस्टर्न ऑफ द एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ। ठीक है, हमारे देश में ये, पूर्वी देशों में ये, तो पूर्वी देशों की सबसे बड़ी खासियत है कि हम अपने संस्कृति और सभ्यता में ये ध्यान देते हैं कि बिलीफ होता है, बिलीफ मतलब विश्वास होता है, हमें भरोसा होता है, हम विश्वास करते हैं किस चीज़ में, तो ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, हम लोग सबसे पहले तो खुद में विश्वास रखते हैं, स्वयं में भरोसा रखते हैं, स्वयं में विश्वास करते हैं। ठीक है, एक वो जरूर होना चाहिए कि पहले अपने आप पे फेथ होना चाहिए, तब आप किसी पे फेथ कर पाएंगे। तो अपने आप पे विश्वास होना। दूसरा चीज है, लेखक कहते हैं इन फ्यूचर स्टेट, अपने जो है भविष्य में भी विश्वास रखना। आज हम बेहतर करेंगे तभी कल बेहतर होगा, आज हम अपने लिए कुछ बेहतर सोचेंगे तभी कल हमारे लिए कुछ बेहतर परिणाम आएगा। तो हम भविष्य के बारे में भी उतना ही सोचते हैं। एंड इन एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन पावर, और हम ये भी मानते हैं कि संसार में दिव्य शक्तियाँ होती हैं, इन देवी देवता आत्मा परमात्मा ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनका साथ हमें मिलता है। ठीक है, इनका साथ हमारे ऊपर, इनका हाथ हमारे ऊपर बना रहता है, ये बात में हम विश्वास। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने जीवन के विकट परिस्थिति में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हे भगवान आप हमारी समस्या को हर लीजिएगा। हम उनके सामने नमन करते हैं, हम शीश झुकाते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं और परिणाम भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए लेखक कहते हैं कि हम तो वो हैं भाई जो अपने में भी विश्वास रखते हैं, हम वो हैं जो कल में भी विश्वास रखते हैं, और हम वो हैं जो अपने देवी देवता और पूर्वजों में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। सम ऑफ द ब्रिलियंट एंड द, लेखक कहते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैंडिंग टू रेसिस्ट। कह रहे हैं कि सम ऑफ द यानी कि कुछ जो रिजल्ट विज्ञान ने दिया है, विज्ञान ने जो परिणाम हम लोगों को दिया है, और वो भी तत्काल। यहाँ विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देता है। तो जो आजकल विज्ञान ने अपना रिजल्ट दिया है, जो परिणाम शो किए हैं, इन परिणाम ने क्या किया कि इंसान को, इन्वेंशन जो आविष्कार हुए, उन आविष्कारों ने इंसान को मैड कर दिया। मैड मतलब होता है पागल, और इंसान एकदम बेचैन सा हो गया है। उसे चैन नहीं है, सुकून नहीं, पल भर के लिए वो बेचैन है, उसे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे नहीं लगता है, लेखक कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि बेचैनी में सफलता है। हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना, चीज़ों के पीछे इतना भी भागना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को बेचैन कर दे, परेशान कर दे। लेखक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी सफलता है, बल्कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंटरी प्लेजर। लेखक कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग आज खतरे में हैं, क्षण भर का सुख पाने के लिए, क्षण भर की खुशी पाने के लिए आज हम संकट में पड़ गए हैं। जीवन भर का सुख, मोमेंटरी प्लेजर क्षण भर का सुख, एंड परमानेंट गुड जीवन भर का जो है सुख। लेखक कहते हैं इन आधुनिक आविष्कारों की वजह से हमें क्षण भर का सुख तो जरूर मिल जाता है, लेकिन जीवन भर का दुख है ना, ये हमें जरूर दे देता है। Just in the West, they have made the wonderful discovery in the things of material. Similarly, Hinduism made still more. कहते हैं कि marvelous discovery in the things of religion, spirit and soul. जैसे पश्चिम के देश के लोगों ने बहुत आविष्कार किया, बहुत खोज किया मेटेरियल कंफर्ट के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं वाले साधनों की खोज में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत खोज किया। लेकिन कहते हैं हमने भी, हम हिंदुओं ने भी वो खोज किया है, हिंदुस्तान ने भी वो खोज किया है, लेकिन हमारी जो खोज है वो किस क्षेत्र में है? तो लेखक कहते हैं कि हमने रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में खोज किया है। हमने स्पिरिट, ठीक है, परमात्मा बोलते हैं, सॉल आत्मा बोलते हैं, हमने सॉल, स्पिरिट एंड जो है रिलीजन के क्षेत्र में आविष्कार किए हैं, खोज किए हैं। ठीक है, हमने भी खोजा है, हिंदुओं ने भी खोजा है। बट वी हैव नो आइज ऑफ दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं
जिनका ध्यान इस खूबसूरत से खूबसूरत, इस बेहतर से बेहतर जो डिस्कवरी हुआ है, डिस्कवरी मतलब खोज, इस खोज पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारी आंखें इन्हें नहीं देख पाती हैं। वी आर ड्रेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। वास्तव में हम लोग ड्रेजर्ड हो चुके हैं। ड्रेजर्ड का मतलब क्या होता है? आंखों पे पट्टी बंध जाना। हमारी आंखों पे पट्टी बंध गई है, हम चौंधिया गए हैं, हमें विज्ञान का नशा छा गया है हमारी आंखों पे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कहते हैं मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से, जो वेस्ट के साइंस ने यानी पश्चिम देश के विज्ञान ने जो मटेरियल प्रोग्रेस किया है, उस प्रगति से हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मुझे लेखक कहते हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती उस प्रगति से, मुझे खुशी नहीं है। इनफैक्ट दरअसल इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। लेखक कहते हैं अब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं हम भारतीयों को चुना है ताकि हम लोग उस पंक्ति में, जिस तरीके से पश्चिम देश के लोग विकास करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग उस धारा में न बहें, हम लोग उस पंक्ति में भी जो है ना खड़े पाए जाए, अपने आप को ना खड़े पाए। ईश्वर ने हमें स्वयं चुना है और ऐसी डिस्कवरी से, ऐसे इन्वेंशन वाली चीजों से हमें दूर रखा है। ठीक है, क्यों भाई? तो कारण है, लेखक कहते हैं कि सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द अनरस ऑफ मटेरियलिज्म। लेखक कहते हैं कि उनका एक स्पेशल मिशन है। स्पेशल मतलब खास होता है, मिशन मतलब लक्ष्य होता है। ईश्वर का अपना एक खास लक्ष्य है और उसी खास लक्ष्य की वजह से उन्होंने हमें धरती पर जो है रखा और हमें मटेरियल के लाइन में, यानी भौतिक सुख सुविधा भोगने वाले जो रास्ते पर हमें चलने नहीं दिया, उस बहाव में अनरस, उस बहाव में हमें नहीं बहने दिया जिस बहाव में पूरे पश्चिम देश के लोग, पूरी पश्चिम संस्कृति के लोग बहते चले जाते हैं। लेखक का कहना है कि ईश्वर ने स्वयं हम सबको रोका है। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया भौतिक सुख सुविधाओं के साधन के पीछे भागते 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 उस एक ही धारा में बहते बहते विनाश के कगार पर पहुंच जाए, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो उस धारा को मोड़ सके। ईश्वर ने स्वयं भारत को इसके लिए चुना है। वो खुद ईश्वर चाहते हैं कि भारत उस धारा में न बहे, बल्कि उस धारा में बह के विनाश के कगार पर जाने वाले लोगों का धारा मोड़ करके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर लेके आए जहां उन्हें जो है एक अच्छा उज्जवल भविष्य दिखा सके। ये भगवान ने स्वयं हम भारतीय लोगों को चुना है। आज वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब जो है इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें पूरा फाइनल जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके पहले एक बार पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैप वर्ल्ड 71 है ना। और उसके बाद जो है वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो पे कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।